ओके, मैं फिर से रिकैप कर रहा हूं। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात करते हैं। दूसरी बात, जहां जहां से पैसा आने वाला है उन सब के बीच में रेशो कितना होगा। इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा कितना आने वाला है, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू पैसा कितना आएगा, इक्विटी और प्रेफरेंस के अलावा डिबेंचर्स के थ्रू पैसा कितना आएगा, उन सब के बीच में रेशो कितना होगा। इन सब के साथ साथ हम ये भी देखेंगे इनके ऊपर हम कितनी पेमेंट करने वाले हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा होगा। ये सब बातें जब हम देखते हैं तो वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का ही टॉपिक होता है। अब हम बातें हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम कौन कौन सी इंपॉर्टेंस लेके चलने वाले हैं। इंपॉर्टेंस के अंदर फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर हम बात करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द रिस्क एज्यूम्ड बाय द फर्म। फर्म के रिस्क को भी हम ध्यान में रखते हैं। ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी डिसाइड करा लेता है। हमारी फर्म की लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पता चल जाता है, और हमको ये पता चल जाता है कि ओनर्स का फर्म के ऊपर कितना कंट्रोल है। ये सारी बातें हमको पता चल जाती हैं। तो जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन ले रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में सोच रहे हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये चार टॉपिक हमारे सामने आ चुके हैं। रिस्क के बारे में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में, फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी, ओनर्स का फर्म के ऊपर कितना कंट्रोल है, ये सारी बातें हमको पता चल जाती हैं। अब ये कहते हैं कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जिसपे हमारी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम आए और हमारा फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। प्रोपोर्शन अच्छा सा होना चाहिए और वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगली जो बात मैं आपको बता रहा हूं दैट इज फैक्टर इफेक्टिंग, या जो हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कौन सा होना चाहिए। टॉपिक बहुत ईजी है, ध्यान से देखना। इसको बोलेंगे हम फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, या साउंड क्वालिटी स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर। इस टॉपिक के यहां पर 4 या 5 नेम्स हैं, देख लेना। फीचर्स का टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, क्वालिटीज कह लो, या साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर कह लो। मतलब जो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छे से अच्छा है उसकी क्या क्वालिटीज होने वाली है। महिमा अभी टाइम इतना नहीं है ना, देखो चैप्टर्स देखो, सब्जेक्ट देखो ना। आपको मेरे को मैक्सिमम सब्जेक्ट काफी सारे टीच भी करने हैं अभी टाइम से पहले, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग भी मैनेज करो ना। महिमा, चैप्टर के बारे में अगर आप गो थ्रू हो गए हैं, चैप्टर के बारे में अगर आप गो थ्रू हो गए हैं तो टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे फटाफट से। एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप देखना। तो सबसे पहली बात है कि कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर कौन सी बातें डिपेंड करती है, कौन सी बातें फैक्टर इफेक्ट करती हैं, कौन सी क्वालिटीज इसकी होती हैं। तो पहली बात सिंपल। Capital structure should be simple. So far as the possible, simplicity mean the addition to the equity and the preference capital. The minimum type of the long term securities should be issued. हम कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को मिनिमम इशू करें। अब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज काफी सारी होती हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, ये वो। पता चला कि 36 सिक्योरिटी आपने इशू कर दी, पर वो कह रहा है कि ऐसा नहीं करना है, 2-3 सिक्योरिटीज इशू कर दो, उसी से काम चला लो। इक्विटी शेयर से पैसा ले लो, प्रेफरेंस से ले लो, और ज्यादा है तो डिबेंचर से ले लो। कहता है कि इतने सारे खिलेरा मत करो, इतने सारे पंगे खड़े मत करो। तो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए ना वो सिंपल होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि 36 लोगों से आपने पैसा ले लिया, 36 तरीके का पैसा ले लिया, और 36 तरीके के पैसे के ऊपर आप इंटरेस्ट काउंट करने में लगे रहे। तो कह रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा सिंपल होना चाहिए। दूसरी बात, फ्लेक्सिबिलिटी। आप जब चाहो लोगों को पैसा रिटर्न कर दो, जब चाहो पैसे की जरूरत को पूरा कर लो, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आप जब चेंज करना चाहो तो आप तब चेंज कर सको, तो ऐसा भी होना चाहिए। अभी आवाज सही आ रही है क्या, देखना। माइक तो मेरे पास ही है, बिल्कुल नजदीक है। आवाज सभी को प्रॉपर आ रही है। महिमा, कविता, संदीप, रेनू, कुलदीप, ज्योति, सबको आवाज आ रही है कि प्रॉपर बताओ जल्दी से। शुड आई कंटिन्यू दैट इज टॉपिक। कविता भी आवाज ओके है?
इसमें सेल लगा ही नहीं हुआ, जैसे अट्रैक्टिव वायर्ड वायर लगी हुई है, इसमें आवाज कहाँ से कम आ रही होगी? बाकी लोग बताओ, रेनू आवाज सही आ रही है क्या? पता चला कि कविता के पास ही आवाज कम जा रही है। कविता देखो, तुमने मोबाइल का वॉल्यूम कम किया हुआ अपना डिवाइस का। जो भी लोग लाइन पे हैं तो बताओ, वॉइस प्रॉपर आ रही है क्या? हाँ रेनू, वॉइस ठीक है ना? कविता आप अपना डिवाइस चेक करो एक बारी। कविता, जो भी आप डिवाइस चेक यूज कर रहे हैं उस डिवाइस को चेक करो, क्योंकि मेरी इस डिवाइस में सेल है ही नहीं। इस वायर वायर लगा हुआ है, देखो वायर यूज कर रहा हूं मैं, वायरलेस नहीं है ये। ओके, तो मैं क्या बात कर रहा था? कैपिटल स्ट्रक्चर के फीचर्स के बारे में, कि रिस्क हमारा मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जब भी चाहो आप चेंज कर लो, सिंपल होना चाहिए। सिंपल होने का क्या मतलब था? कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा ना हो कि हमारा 36 जगह से हमने पैसा लिया हुआ है और पता चला कि पूरा साल हम यही काउंट करने में लगे रहे कि फलाने को इंटरेस्ट कितना देना है, इसको डिविडेंड कितना देना है, इसको क्या कहा हुआ था और इसको क्या कहा हुआ था। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा रखो जो सिंपल हो, जब चाहो उसमें चेंज कर सको, जब चाहो लोगों को पैसा रिटर्न कर दो, तो ऐसा भी होना चाहिए। तीसरी बात, मिनिमम रिस्क। जब भी आप पैसे की अरेंजमेंट करो तो पैसे की अरेंजमेंट करते हुए तो ये भी देख लो कि रिस्क कम हो। पता चला कि सामने वाला पर्सन आपके ऊपर खड़े पैर पर आके खड़ा हो गया, मेरे को पैसा दे, तो रिस्क के बारे में पहले से सोच के रखना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हुए आप रिस्क की बात भी ध्यान से रखो। चौथी बात, अपने को क्या रखना है? मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो आपकी कैपिटल के ऊपर कॉस्ट है ना, वो कम से कम आना चाहिए, क्योंकि कैपिटल के ऊपर कॉस्ट कम आएगी तभी तो आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करोगे, तभी तो आप बेनिफिट ले पाओगे। क्योंकि जब भी आप कहीं से पैसा अरेंज करते हो तो कहां से अरेंज करते हो? जहां पे कॉस्ट कम से कम आती है। तो वही बात हमको यहाँ पे भी ध्यान रखनी है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेने से पहले कॉस्ट हमारी कम से कम आनी चाहिए। अगली बात है सफिशिएंट लिक्विडिटी। सफिशिएंट लिक्विडिटी का मतलब है कि आपके पास पैसा इतनी मात्रा में रखा होना चाहिए कि आपको अगर कोई शाम को बोल दे कि सैलरी देनी है, कल कोई बोल दे कि वेजेस देनी है, कोई आपसे आपने या आपने मार्केट में देखा कोई प्रोडक्ट अभी खरीद के लाना है, तो आप वो प्रोडक्ट हाथों हाथ तुरंत खरीद सको। आपके पास मतलब हाथों हाथ आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए, तरलता होनी चाहिए पैसे के मामले में। तो लिक्विडिटी को भी आपने ध्यान में रखना है। अगली बात, मैक्सिमम अगली बात क्या ध्यान रखनी है अपने को? मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी हमारी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम से मैक्सिमम होनी चाहिए। जिस तरह से हम क्या चाहते हैं, हमारी कॉस्ट कम से कम आए, पर हम ये भी चाहेंगे साथ साथ कि हमारे प्रॉफिट क्या होने चाहिए? मैक्सिमम से मैक्सिमम होने चाहिए। क्योंकि जहां पर भी आप पैसा लगाओगे, वहां पैसा आप लगाओगे तो क्यों लगाओगे? आपका प्रॉफिट, आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अर्निंग कैपेसिटी आपकी ज्यादा होनी चाहिए। अगली बात, अगली बात वो क्या कह रहा है? कहता है कि रिटेनिंग कंट्रोल। रिटेनिंग कंट्रोल का क्या मतलब है? कहता है कि अगर आपको फर्म के ऊपर कंट्रोल ज्यादा चाहिए तो मालिक ज्यादा बढ़ा दो, अदरवाइज आप कोशिश करो कि आपको जो पैसा लेना है वो कहीं ना कहीं से आप दूसरे फंड से भी कलेक्ट कर सकते हो। तो इक्विटी शेयर्स इशू करना या डिबेंचर्स इशू करना, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो डेट्स होल्डर डोंट प्रपोज वोटिंग इन द कंपनीज मीटिंग, हेंस कैन नॉट इफेक्ट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेयर द इक्विटी शेयर होल्डर पोजेसेस वोटिंग राइट। ये बात आपको पता है, जब भी हम इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोट करने का अधिकार मिल जाता है। अब जो बंदा वोट करेगा तो उसका क्या होगा? फर्म के ऊपर अधिकार भी होगा, तो वो अपनी चलाने भी वाला है। तो आप ये बातों को भी ध्यान में रख लो कि अधिकार बढ़ाना चाहते हो
इक्विटी शेयर्स ठीक है। अगर आप अधिकार कम करना चाहते हो, मालिक कम कर रखना चाहते हो, तो डिबेंचर्स या उधार के थ्रू आप पैसा ले सकते हो। अगली बात, अवॉइडेंस ऑफ द अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन। जब वो कैपिटल स्ट्रक्चर का जब भी आप सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं तो हमको ये भी ध्यान में रखना होता है कि क्या करना है अपने को, फालतू की जो लिमिटेशन होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है, उसको भी आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए वो क्या बोल रहा है, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल should be avoided because the is instituted impose a number of restriction on the further growing of the company। कहने का मतलब क्या है, जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करो, इस बात का ध्यान रख लो कि सामने वाला कहीं आपके ऊपर धक्के से कोई लिमिटेशन तो नहीं डाल रहा। तो ये बातों का हमको ध्यान रखना होता है, क्योंकि कभी कभी हम जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं ना, तो हमारे ऊपर वो बाधा उत्पन्न कर देता है कि भाई आपने एक बार लोन ले लिया, अभी 3 साल तक कोई लोन आप नहीं ले सकते। तो ऐसी सी बातें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। या किसी ने बोल दिया कि भाई लोन ले ले, अपनी प्रॉपर्टी कागज गिरवी रख दे, तो जब तक लोन वापस नहीं करेगा तब तक प्रॉपर्टी कागज नहीं दूंगा। तो ऐसी ऐसी बातों को, ऐसी ऐसी बाधाओं को, रिस्ट्रिक्शन को आपको ध्यान में रखना चाहिए। 9वीं बात क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट। जो कानूनी कार्रवाइयां होती हैं सरकार की या सेबी की, वो सारी बातें भी आपको बता देती हैं कि आपको कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे डिजाइन करना है। तो इन सारी गाइडलाइंस को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स इफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को हमारी कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। पहली बात, फर्म का साइज। अब आप सोचकर देखो, फर्म आपकी बहुत बड़ी है, फर्म आपको बहुत बड़ी है तो कैपिटल ज्यादा चाहिए। अब कैपिटल ज्यादा चाहिए तो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेट होगा ना, जो प्रोपोर्शन होगा, वो भी एक डिफरेंट तरीके का होगा। एक फर्म जिसको 1 करोड़ रुपए चाहिए वो तो छोटे मोटे कहीं से भी अरेंज कर लेगी। एक फर्म जिसको 100 करोड़ चाहिए वो क्या करेगी, थोड़ा सा पैसा इक्विटी से आने दे, थोड़ा प्रेफरेंस से आने दे, थोड़ा यहां से ले ले, थोड़ा वहां से ले ले। तो उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेट होगा ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा होने वाला है। तो उसको बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। तो फर्म के साइज पे भी डिपेंड करता है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। अगली बात, स्टेबिलिटी ऑफ द अर्निंग। तो अगर हमारी अर्निंग अच्छी है, रेगुलर हम पैसा कमाते हैं, अगर हम रेगुलर पैसा कमाते हैं तो लोगों को टाइम पे दे भी देते होंगे, तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर नॉर्मल वाला अच्छा वाला होना चाहिए। अगर हम लोगों को टाइम पर पैसा देने की हिम्मत नहीं रखते हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट से लोगों से लिया हुआ पैसा हमको शो करता होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर हमारी अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है तो लोगों को पैसा टाइम पे दे देते हैं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपका सिंपल होगा। अदरवाइज आपका कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा टेढ़ा टाइप का होने वाला है। थर्ड है डिग्री ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन पे भी डिपेंड करेगा, सामने वाले को देखकर हमें भी कैपिटल स्ट्रक्चर वैसे डिसाइड करना होता है। कंपटीशन ज्यादा है, पैसा ज्यादा चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, टेढ़ा बेढ़ा होने वाला है, बहुत जगहों से पैसा आया हुआ होगा। स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द फर्म। अगर फर्म बार बार ग्रो कर रही है, अच्छी चल रही है, अर्निंग अच्छी हो रही है, तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपल होगा। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि पैसा पड़ा रहता है, फिर आपका कैपिटल थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है। तो फर्म के साइज पर भी आपका डिपेंड करता है, फर्म की लाइफ साइकिल पे भी डिपेंड करता है। आगे है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो के बेस पर भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत डिपेंड करने वाला है। अगर आपके ऊपर काफी सारी बाधाएं हैं, ऑब्लिगेशन है, आपको हर हालत में इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो इंटरेस्ट हमें कैसा पे करना है, कितना पे करना है, ये भी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर इफेक्ट करता ही है। अगली बात है हमारी कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द फर्म। अगर हम लोगों को टाइम पर कैश फ्लो पे कर देते हैं, लोगों को टाइम पर पैसा पे कर देते हैं, तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सिंपल होगा। टाइम पर पैसा पे नहीं कर रहे तो पैसे की रिक्वायरमेंट भी हमको भी ज्यादा चाहिए, तो कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि कैश फ्लो हमारा जो फर्म का है ये भी आपको डिसाइड करा देगा कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कैसा होने वाला है। फिर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर तो आपको टॉपिक मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हमको ये देखना होता है कि हम डेट्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट देने वाले हैं,
डेट्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट देने वाले हैं, लोगों को कितना डिविडेंड पे करने वाले हैं। तो ये सारी बातें भी आपको डिसाइड करा देंगे कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वजह से भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा इफेक्ट होता ही है। ये छोटी छोटी बातें हैं, शॉर्टकट के अंदर है, एक बार बस आप पढ़ते जाइए, हो जाएगा बहुत जल्दी से। आगे है रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। टैक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर आपने टैक्स वगैरह पे करना है तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा डिफरेंट नेचर का होने वाला है। इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया हुआ है, जैसे हमारे पास ये डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है 11%, और हमारे पास एक अदर ऑप्शन है शेयर कैपिटल का, इसके ऊपर 11% पे करना है डिविडेंड। तो यहाँ पर देखो हमारे पास शेयर होल्डर्स के लिए कितनी अर्निंग आ रही है, 77,000। जब हमने सिर्फ प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए हैं, तब हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हमने डिबेंचर्स भी इशू किए हुए हैं तब हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। तो यहां पर देखिए डिबेंचर्स की प्रेजेंस में इक्विटी शेयर्स के लिए प्रॉफिट बच रहा है 77,000, जबकि प्रेफरेंस शेयर के केस में हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है 27,500 रुपए। तो ये काफी सारी बातें हमारा फर्क करती है। तो कहीं ना कहीं डिबेंचर्स की वजह से हमारा 50,000 रुपए टैक्स की वजह से बच रहा है। हमने टैक्स का बेनिफिट ले लिया है। तो अगर आप टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हो तो डिबेंचर्स इशू कर दो। जब डिबेंचर इशू करोगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। डिबेंचर इशू नहीं किए तो आपने क्या काम किया हुआ है, या तो इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास या प्रेफरेंस शेयर है, तो वहां पे आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। टैक्स का बेनिफिट लेना है तो डिबेंचर इशू कर दो। डिबेंचर इशू करोगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी, टैक्स की रेट भी हमारी ये डिपेंड करती है। अगला है हमारा रिटेनिंग कंट्रोल। अगर आप प्रॉफिट को कंट्रोल करना चाहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को अब डिविडेंड नहीं देना चाहते हैं, तो हमारा थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का होगा। अगली बात है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर क्या कह रहा है वो ध्यान से देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द फर्म शुड बी फ्लेक्सिबल, द फर्म शुड बी कैपेबल ऑफ द चेंजिंग इन द सोर्सेज ऑफ फंड्स इन द नाइदर आइदर डायरेक्शन। मतलब जब भी आप चाहो अपने सोर्सेज के अंदर आप चेंज कर पाओ, जब चाहो लोगों को पैसा रिटर्न कर दो, जब चाहो आपको पैसा वापस टाइम पर मिल भी जाए। तो अगर ऐसा है तो इसके ऊपर भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपका बहुत डिपेंड करने वाला है। किसके ऊपर? फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। तो अगर लोगों को आप टाइम पे पैसा वापस कर देते हो तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। लोगों को अगर आप टाइम पर पैसा वापस नहीं करते हो तो आपका मनी कैपिटल की फॉर्म में शो होता रहेगा। तो वहां पे कैपिटल स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर का हो जाएगा। अगली बात है कैपिटल मार्केट की कंडीशन। कैपिटल मार्केट की कंडीशंस होती है, कुछ गवर्नमेंट की कंडीशंस भी होती है। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड कराएंगी कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखने वाले हो। क्या है ये पॉइंट, थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। कैपिटल मार्केट कंडीशन गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम द टाइम टू टाइम। कहता है कि कैपिटल मार्केट जो कंडीशन होती है ना वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। समटाइम्स मे बी डिप्रेशन वाइल अदर टाइम मे बी ए बूम। कभी कभी मार्केट डाउन होती है और कभी कभी मार्केट बहुत अच्छी चल रही होती है। इन द कैपिटल मार्केट, इन द शेयर मार्केट डिप्रेस ऑन द बूम बट इशू डिबेंचर बिकॉज द इन्वेस्टर वुड प्रेफर सेफ्टी फ्रॉम द प्रॉफिटेबिलिटी। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, डिबेंचर्स को इशू कर दिया। डिबेंचर्स को इशू करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर को कहीं ना कहीं पर क्या फील होता है, प्रॉफिटेबिलिटी का, सेफ्टी फील होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर कंपनी की सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है, कंपनी की सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है, कंपनी बूम पे चल रही है। बूम पे चलने का मतलब होता है कि लोगों को हम टाइम पे पैसा पे कर देते हैं, लोगों को हम डिविडेंड टाइम पे पे कर देते हैं। तो लोग क्या खरीदना पसंद करेंगे, लोग खरीदना पसंद करेंगे इक्विटी शेयर। कंपनी की हालत अच्छी नहीं है तो कंपनी को पैसा कहां से मिलेगा, डिविडेंड के थ्रू। कंपनी की हालत बहुत अच्छी है, कंपनी लोगों को बोल रखा है कंपनी ने कि तुम जब चाहो डिविडेंड ले लेना। तो कंपनी की हालत किस में है, बूम। तो बूम में है तो हम लोग पैसा कैसे लगाएंगे, इक्विटी के अंदर, क्योंकि इक्विटी के अंदर पैसा लगाते हैं उनको डिविडेंड ज्यादा मिलने वाला है। तो ये बातें भी डिपेंड करती हैं। आगे क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ द फर्म।
क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ द फर्म का मतलब है कि फर्म्स विच एंजॉय हाई क्रेडिट स्टैंडिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टर एंड द लेंडर इन द कैपिटल मार्केट एज इन द एडवांटेजेस पोजीशन टू रेज फाइनेंस ऑन इजी टर्म्स फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ द हायर देयर चॉइसेस। जब जब हमको लगता है कि लोगों से आसान शर्तों पर आसान किस्तों के ऊपर हमको लोन मिल सकता है, पैसा उधार मिल सकता है, तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। अदरवाइज अगर आपको लोग आसान शर्तों पर किस्तों पर पैसा नहीं देते हैं तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा नॉर्मल हालत में होने वाला है। अगली बात है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगर आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको डिबेंचर्स भी इशू करने पड़ेंगे। डिबेंचर इशू करोगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कॉम्प्लेक्स हालत में होने वाला है, मतलब थोड़ा सा टिपिक होने वाला है। अगर आपने डिबेंचर इशू नहीं किए, मतलब ट्रेडिंग और इक्विटी का फायदा नहीं लिया, तो क्या होने वाला है, तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में होने वाला है। तो ये भी बातें हमारी डिसाइड कर देती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। ट्रेडिंग और इक्विटी का टॉपिक आपका 12th अकाउंट बिजनेस स्टडीज में भी आता है, तो वहां पे जाओ तो वहां पे भी थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो। आगे है लीगल रिक्वायरमेंट। अगर गवर्नमेंट ने आपके ऊपर लाठी तोड़ रखी है, गवर्नमेंट कहती है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा ही होना चाहिए, तो गवर्नमेंट की बातों को आपको मानना पड़ेगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड कराने में गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो गवर्नमेंट की लीगल रिक्वायरमेंट, सेबी की गाइडलाइंस, ये बातें भी आपको ध्यान से रखनी होती हैं। फिर अगली बात है फ्लोटिंग कॉस्ट। अगर आपकी फ्लोटिंग कॉस्ट ज्यादा आती है, मतलब आपने इक्विटी शेयर इशू करने के टाइम पर ही खर्चा ज्यादा कर दिया, डिबेंचर इशू करने के टाइम पे खर्चा ज्यादा कर दिया, तो आपके लिए प्रॉब्लम का कारण है। फ्लोटिंग कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो आप रहने दो, अगर फ्लोटिंग कॉस्ट कम है तो लोगों से पैसा ले लो। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा ये फ्लोटिंग कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है। अगली बात है लीवरेज रेशो और अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री। हमको दूसरी फर्मों के ऊपर भी देखना चाहिए, दूसरी फर्में कैसे काम कर रही हैं। तो दूसरी फर्मों को देखकर भी कभी कभी हम क्या करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर लेते हैं। नेचर ऑफ द इन्वेस्टर्स। अगर हमारे को पैसा देने वाले मान लो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर से हमारे पास पैसा जल्दी आ जाता है, तो हम नॉर्मल से इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा ले लेंगे। अगर अकेले इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा नहीं आ रहा तो हम थोड़ा सा पैसा तो इक्विटी शेयर होल्डर से लेने की कोशिश करेंगे। बाकी का पैसा कहां से लेंगे, डिवेंचर होल्डर से। फिर बाकी का पैसा कहां से लेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। तो इसीलिए हमको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी होती है कि अगर हमको पैसा नॉर्मली तरीके से मिल जाता है तो नॉर्मल तरीके से निकलवा लो, नहीं तो फिर हमको डिफरेंट डिफरेंट मेथड बनाने पड़ते हैं। आगे हमारा कंसल्टेशन विद द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड द लैंडर्स। कभी कभी जब हम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ और उधार देने वाले लोगों के साथ कंसल्ट करते हैं तो वो भी हमारा डिसाइड कर देते हैं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था काफी सारे लोग फाइनेंस के एक्सपर्ट होते हैं, वो ही डिसाइड करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग भी कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा अदर चेंज तरीके का हो सकता है। एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एटीट्यूड भी डिपेंड करता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन होता है पैसे को लेकर किसका होता है, मैनेजमेंट का होता है। तो मैनेजमेंट भी डिसाइड करेगी अल्टीमेटली फाइनल में कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। छोटा सा टॉपिक शॉर्टकट में लेके चल रहा हूं, उसको हम डिटेल में नहीं लेके चलेंगे अभी। कैपिटल स्ट्रक्चर की 4 थ्योरीज है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की यहां पर 4 थ्योरीज आपको पढ़ने को मिलती हैं। चारों थ्योरीज के बस मैं आपको नाम बता रहा हूं। नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, एमएम अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं मोदी गिलियानी एंड मिलर अप्रोच। जो पहली दो अप्रोच है वो दी है डेविड डुरांट ने। जो तीसरी अप्रोच है वो दी है सोलोमन ने। जो चौथी अप्रोच है वो है एमएम अप्रोच। तो पहली अप्रोच को यहाँ पे क्या बोलते हैं, नेट इनकम अप्रोच, फिर आई नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, फिर आई ट्रेडिशनल अप्रोच, फिर आई एमएम अप्रोच। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर अप्रोचेस के नाम बताए हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अगर हो सका तो हम इन अप्रोचेस के बारे में, इन थ्योरीज को थोड़ा डिटेल में ही स्टडी लेके करने वाले हैं। बट फिलहाल इस टॉपिक को अभी हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, सिलेबस काफी कुछ ज्यादा है। तो आपको भी मैं एक बार गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि आपके पास भी जो भी बुक्स है आप फटाफट में से उसमें नॉलेज में ले लीजिए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की डेफिनेटली 4 थ्योरीज होती है, पेपर आपसे पूछा जा सकता है, नॉर्मल वे के अंदर आप बता सकते हो। पहली अप्रोच नेट इनकम अप्रोच, सेकंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, फिर है ट्रेडिशनल अप्रोच, फिर है एमएम अप्रोच। जो पहली दो अप्रोच है वो एक ही पर्सन की दी हुई है, उसका नेम क्या है, डेविड,
ठीक है, ये पहली अप्रोच। जो दूसरी अप्रोच है, सॉरी, पहली और दूसरी अप्रोच तो किसकी है, डेविड की दी हुई है। अब जो तीसरी अप्रोच है वो किसकी है, इजा सोलोमन बोला जाता है। जो चौथी अप्रोच है, चौथी अप्रोच को एम अप्रोच भी कहा जाता है, मोदी गिलियानी एंड मिलर अप्रोच। ये चार थ्योरीज हैं, चार अप्रोचेस कह लीजिए, जो हमारी इस चैप्टर में आती है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। तो आज का जो भी लेक्चर था, जो भी टॉपिक था, मैं कवर कर चुका हूं। फिर भी अगर आपको लगता है कि मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। और तब तक के लिए फिलहाल मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा अभी नेक्स्ट क्लास के लिए। और ये टॉपिक काफी कुछ हमने आज कवर कर लिया है। क्या क्या कवर कर लिया है मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। फिर हमने फाइनेंशियल फोरकास्टिंग भी देख लिया। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेज और मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म सोर्सेज भी देख लिए। हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर भी देख लिया लगभग मोटी फोटी फॉर्म में, और हमने कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक भी कवर कर लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 लगभग ऐसा लगा लीजिए कि हमने 7 चैप्टर्स एक साथ कवर कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे कुछ और टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तब तक मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।